अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है, इसे हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम हमेशा एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं, एंट्रोपी की भी बात करते हैं, जैसे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से हम बाद में स्टडी करेंगे। तो एंट्रोपी चेंज को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अब एंट्रोपी चेंज, ऑब्वियसली एंट्रोपी चेंज का क्या मतलब होगा, डेल्टा जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इट मीन्स डेल्टा एस इज़ मीन S2 माइनस S1। यहाँ पे हमारे पास दो एंट्रोपीज हैं। ऑब्वियसली S2 किसी प्रोसेस की सेकंड स्टेट के लिए, S1 किसी इनिशियल स्टेट के लिए। ये एंट्रोपी चेंज जो भी हम डिफाइन करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हम रिवर्सिबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिस्टम हमारा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, क्लोज होगा तो ही वो रिवर्सिबल होगा। वैसे तो कोई भी प्रोसेस एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस होता है वहाँ बहुत से लॉसेज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। तो उन लॉसेज को, मसलन मैंने आपको बताया था कि एक स्टोन ही नीचे गिरता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं, साउंड है, उन सब को ट्रेस बैक नहीं कर सकते, उन लॉसेज को आप नहीं दोबारा से कर सकते। ठीक है, ट्रेस बैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रोसेस प्योरली रिवर्सिबल बहुत कम होते हैं। लेकिन हम किसी को एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके रिवर्सिबल बना सकते हैं। मसलन एक रिवर्सिबल प्रोसेस आप देख सकते हैं कि अगर आप एक हार्ड प्लेट के ऊपर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दें जिसका टेम्परेचर है जी लाइक 70 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी देर के बाद ये यहाँ से हीट अब्जॉर्ब करेगा, लाइक इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से इसका 70 हो जाए, ठीक है, तो आप इसका टेम्परेचर, इसी प्लेट का टेम्परेचर जिसका अभी 90 हो गया था, इसी का टेम्परेचर दोबारा से कम कर दें। ठीक है, इसका आप 90 हो गया, इसका आप लाइक 70 कर दें। तो यहाँ पे जिसका 90 हुआ था, ठीक है, तो ये दोबारा से इसका 70 हो जाएगा, इसका क्योंकि हीट अब दोबारा से बैकवर्ड फ्लो कर जाएगी, इसका 70 हो जाएगा, इसका भी 70 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी छोटे से प्रोसेस को रिवर्सिबल बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया कि पहले ये ब्लॉक की जो इनिशियल कंडीशन थी, इसका टेम्परेचर लाइक 60 था और जो नीचे टेम्परेचर था इसका टेम्परेचर 90 था। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसका भी इसका 100 था, थोड़ी देर बाद इसका भी 90 हो गया, इसका भी 90 हो गया। लेट्स सपोज, ठीक है। इस तरह से आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमने जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया बहुत ज़्यादा एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल मौजूद हैं, आपने इसे एक हीट कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ है, सोर्स ऑफ हीट के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एक बर्नर है, हीट यहाँ से ऊपर जा सकती है और ये प्रोसेस आइसोथर्मल में है। ठीक है, और इन मैसेज की वजह से एक डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम मतलब कम है। ठीक है, अब क्या करते हो, यहाँ से एक मैस को कम कर देते ताकि ऊपर से प्रेशर रिड्यूस हो जाए। जब आप मैस कम करोगे, ये 3 मैस थे, अब आपने 2 मैस रख दिए इस तरह से। जब ये कम होगा तो ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सपैंड करेगा पिस्टन, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस टेम्परेचर कम को पूरा करने के लिए अब नीचे से थोड़ी सी हीट को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और दोबारा से इसका टेम्परेचर उसके बराबर हो जाएगा। ये प्रोसेस, ये इसकी आई क्या है, एफ कब होगा। अब क्या करें, दोबारा से इसके ऊपर एक और मैथ रख लें। ठीक है, आप एक और मैथ यहाँ पे डाल दें तो ये दोबारा से अपनी पहली स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इससे अपना टेम्परेचर बैलेंस रखना है। मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। इस टेम्परेचर जो बढ़ा है इसको कम करने के लिए थोड़ी सी हीट को ऐसे बाहर एनवायरमेंट की तरफ फेंक देगा। तो जो हीट यहाँ पे इन हुई थी क्यों, वही हीट यहाँ पे आउट हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल है रिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, एंट्रोपी चेंज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस का होना जरूरी है। मैंने 2 रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल दिए आपके पास। ठीक है, हमेशा हमारे पास लॉसेज होते हैं, कोई प्रोसेस परफेक्टली रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स होते हैं, इस तरह के और बहुत से इफेक्ट्स होते हैं, आप बुक से रीडिंग कर सकते हैं। तो इस सूरत में एंट्रोपी चेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज ये सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। जैसे यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। बेटा पीछे चले जाओ। तो ये क्या होगा हमारे पास, इस सूरत में जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज होगा, हम इंटीग्रल इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम आई टू एफ। ठीक है, और यहाँ पे ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है हमारे पास dQ/dt, और ये हमें क्या बताता है, चेंज ऑफ हीट विद चेंज इन टेम्परेचर। कोई प्रोसेस जब होता है ना, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, हीट से टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है।
लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई या वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो सिस्टम आई से एफ स्टेट में चला गया। तो जब भी हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, हम उसे हीट ट्रांसफर की के फॉर्म में देखते हैं, एनर्जी की चेंज। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इस एनर्जी की चेंज को हीट की फॉर्म में देख रहे हैं, और ये जो हीट का चेंज होगा हमेशा टेम्परेचर की चेंज के साथ लिंक होगा, ठीक है, टेम्परेचर की चेंज के साथ लिंक होगा। तो ये बताता है कि जो एंट्रोपी चेंज है हमारे पास किसी प्रोसेस के लिए जो किसी एक फ्लो कर रहा है, किसी प्रोसेस के लिए जो सिस्टम को स्टेट आई से एफ तक लेके जा रहा है, उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेट करो, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और उसके डिफरेंस होने से कितनी हीट का एक्सचेंज हुआ। हम इसे प्रैक्टिकली डिस्कस भी करेंगे। वंस अगेन ये हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट किया, जहाँ पे लॉसेस बहुत कम है। इनफैक्ट यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन इफेक्ट्स तो हैं, थोड़ा थोड़ा तो लॉस होगा, कभी भी पहले स्टेट में नहीं आएगा, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं एक आइडियल एनवायरनमेंट, ठीक है। कम से कम जो आइडियल हमने अज्यूम किया वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस अज्यूम किया, बाकी सारे कायनात में प्रोसेस है रिवर्सिबल। मैं आपको बताऊंगा कि हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर अ क्लीन क्लियर आइडियल एनवायरनमेंट प्रोसेस। हम क्यों क्लीन क्लियर और आइडियल एनवायरनमेंट लेते हैं? हालांकि आइडियल तो एक एब्स्ट्रैक्शन है, होता नहीं है, जैसे आइडियल गैस लॉ है, ठीक है, होता नहीं। हम क्यों अज्यूम करते हैं? ताकि हमारे पास प्रोसेस सिंपल रहे। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस लेता तो मैं सिंपली डी क्यू बाई डी टी नहीं लिख सकता था। मेरे पास ये डी क्यू का चेंज है, वर्क का चेंज है, मतलब जो जो छोटे छोटे चेंज हैं वो सारे ऐड करने पड़ते हैं मुझे, ठीक है। तो इसलिए एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं एक जर्नल अज्यूम किया, एक जर्नल आप बता दी कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो आप इस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे। टेम्परेचर हम एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन हमारे पास आ सकती है इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्यों के साथ आ सकती है, ठीक है। आपको पता है कि हीट सिस्टम में ऐड हो, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी ले लें कि प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो और आइसोथर्मल भी हो। आइसोथर्मल बड़ा स्पेशल केस है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है कि सिस्टम खुद से हीट इनटेक करता है, आउटटेक करता है। ऐसे हमें इनटेक की, यहाँ पे आउटटेक आउटवर्ड फ्लो करवाया हीट का, ठीक है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। इसको मैं दोबारा इलस्ट्रेट करता हूँ, मॉलिक्यूल बड़े पास पास थे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस की। मॉलिक्यूल अब पास पास थे, ठीक है। जैसे ही आपने थोड़ी नीचे से जैसे आपने ऊपर आपने प्रेशर कम किया, जब आपने प्रेशर कम किया ना, जो मॉलिक्यूल और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो आपस में बैलेंस हुई थी, अब वो बैलेंस नहीं रही, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा था, अब प्रेशर कम हो गया। अब ये इसके नीचे से ऊपर की तरफ पुल कर देगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, ठीक है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक एनर्जी का चेंज तो बराबर रहना चाहिए ना। तो जब ये आपने रिमूव किया तो इसको बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, ये थोड़ा सा वर्क करेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो वर्क है वो भी इंटरनल एनर्जी को कम करता है, तो वर्क करके अपनी इंटरनल एनर्जी को कम कर देगा ताकि टोटल जो है वो बराबर रहे, ठीक है। तो थोड़ी सी एनर्जी कम कर देगा, लेकिन अब जब एनर्जी को कम करेगा तो इसका तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए थोड़ी सी हीट को इंटेक करेगा। अब आपने क्या किया, दोबारा से मास वापस रख दी। जब मास वापस रखा, हीट तो ऐड हो चुकी थी, ठीक है। अब दोबारा से प्रेशर ज्यादा बढ़ गया और वो मॉलिक्यूल को फिर नीचे ले आया। जब वो दोबारा से नीचे ले आया, जो टेम्परेचर कंडीशन है आपके यहाँ से थर्मल, ये कंडीशन आप इसे मजबूर करेगी थोड़ी सी हीट को बाहर फेंके, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो आपको ये आई और एफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली इसको क्यू बाय टी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो यहाँ पे आएगी वो हीट के आउटवर्ड या इनवर्ड फ्लो से आ जाएगी, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और आपको यहाँ से एंट्रोपी का चेंज पता चल जाएगा। एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट करना प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट होता है, और हम एक प्रॉब्लम करेंगे भी जनरली जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो वंस अगेन स्टूडेंट, ये एंट्रोपी चेंज है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। मैं शॉर्टली अगर रिपीट कर दूं, हमने सिर्फ एक प्रोसेस अज्यूम किया रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक सादा सा फार्मूला लिखा उसके लिए, डी क्यू बाई टी। डी क्यू बाई टी ही क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो भी प्रोसेस अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहा है उसमें हीट का चेंज जरूर इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो वर्क की फॉर्म में हो, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्क ही हुआ है ना, गैस ने वर्क किया बाहर, ठीक है, लेकिन जो चेंज है वहाँ पे हीट का चेंज जरूर इन्वॉल्व है, और हीट का चेंज इन्वॉल्व होने से पहले टेम्परेचर का चेंज होना जरूरी है। तो हम एंट्रोपी के चेंज को क्यू बाई टी, जहाँ भी फार्मूला देखेंगे डी क्यू बाई टी डी टी, आप देखेंगे इसका फार्मूला लिख सकते हैं। और अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन हो, यानी कि उसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा,
तो आपको आई और एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसे है कि सिस्टम अंदर ही जो चेंज हुई है, सिस्टम देखने में बिल्कुल पहले की तरह लग रहा है, तो आपने आई और एफ को भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब एंट्रोपी एक स्टेट प्रॉपर्टी है या नहीं, ये हमें देखना है। अगर ये स्टेट प्रॉपर्टी ना हो, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, स्टेट को ही नहीं बता पा रहा पूरी तरह से, ठीक है, तो हम ये इतना अफेक्टिव वेरिएबल हमारे पास नहीं है, हम इससे वो सारी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये देखने के लिए क्या ये स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट पे डिपेंड करता है या नहीं, तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हमारे पास एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो इंटरनल एनर्जी अगर आप चेंज करना चाहें, आप हीट ऐड करें या माइनस करें या सिस्टम पे वर्क करें, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये एक लॉ हमें ये बताता है, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करने लगा हूँ। डी डब्ल्यू को हम माइनस पी डी भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसी बुक के अंदर के जो एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास वर्क डन जो होगा ऑन द गैस, ठीक है, वो माइनस पी डी वी की फॉर्म में होगा। तो वर्क डन ऑन द गैस डिफरेंट बुक्स पे ये डिफरेंट लिखा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये माइनस आई, ये हमारा पॉइंट, ये हमारा सोचने का अंदाज होता है कि आप किस तरह से ले रहे हो। अगर गैस एक्सपैंड भी कर रही है, वर्क डन को आप नेगेटिव ले सकते हो, इस बात पे डिपेंड करते हुए कि ये वर्क डन बाय द गैस है या बाय द एनवायरनमेंट है। एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, पिस्टन यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, तो इस सिस्टम में वर्क डन ऑन द गैस लेंगे बाय द एनवायरनमेंट, यानी कि बाय द एनवायरनमेंट, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, तो माइनस पी डी भी लिख सकते हो, ठीक है। बाय द गैस लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि गैस ने वर्क किया है एनवायरनमेंट के ऊपर और एक्सपेंड किया। अच्छा, तो ये एक साइड चीज़ मैंने बस रिकॉल करवा दी लास्ट चैप्टर से। डी डब्ल्यू को हम माइनस पी डी भी लिख सकते हैं, डी इंटरनल एनर्जी को आप लिख सकते हैं, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, सी वी इज इक्वल टू डी क्यू बाय एन डी टी, और डी क्यू को अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में हमारे पास अगर वॉल्यूम चेंज ना हो रहा तो उनका वर्क नहीं होगा, जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो डी क्यू की फॉर्म में होगा। तो आप डी क्यू को डी ई लिख सकते हो, डी ई बाय एन डी टी लिख सकते हो, और यहाँ से आप डी ई को एन सी वी डी टी लिख सकते हो। तो ये हमने इसको एन सी वी डी टी। वंस अगेन, अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, डी वी जीरो हो जाएगा, तो ये जो डी डब्ल्यू होगा ना, वो डी क्यू जो होगा ना, डी ई के बराबर होगा, और आप डी क्यू को डी ई लिख सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया, पी डी वी माइनस पी डी वी, इधर आके प्लस पी डी वी प्लस एन सी वी डी टी, ठीक है, और पी की वैल्यू अब यहाँ से लिख दो, पी वी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सारी इक्वेशन को टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं, ओ सॉरी, ये डी टी बाई टी रहेगा, ये टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डी क्यू बाई टी हमारे पास एंट्रोपी चेंज है फॉर आज थर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर log of Vf by Vi plus NCV log of Tf by Ta। ये इस फॉर्म में कैसे लिखा, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, किसी भी पाथ कोई जनरली कोई स्पेसिफिक पाथ बताना जरूरी नहीं, कोई भी पाथ लेकर आप इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, फ्रॉम आई टू एफ, यानी कि फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आप इसको लिख सकते हो, ये आपको पता डेल्टा एस का फार्मूला है, यहाँ से डेल्टा एस, और ये इंटीग्रल का अगर आप रूल अप्लाई करें, एन आर टी बाई वी था ना, और ये पी डी वी है, ठीक है, ये डी वी साथ है, डी वी, तो ये डी वी बाई वी आ गया, ये डी टी बाई टी आ गया, क्लियर, ठीक है। तो डी वी बाई वी लॉग ऑफ, इसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, इंटीग्रल के रूल के मुताबिक लॉग ऑफ वी एफ बाई वी एंड लॉग ऑफ टी एफ बाई टी ए, तो ये इसका फार्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसका फाइनल फार्मूला देखो, बुक से रीडिंग भी अगर आप कर लो, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास ये जो एंट्रोपी चेंज है, उसके लिए हमने कोई स्पेशल पाथ नहीं बताया, ठीक है, कोई कि सिस्टम इस स्पेशल पाथ से ही जाएगा, यानी कि सिस्टम का ये आई टू एफ जाते हुए सिस्टम की सिर्फ फाइनल स्टेट वी, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल आ रहे हैं कांस्टेंट, ठीक है, जो वेरिएबल आ रहे हैं वो ये हैं वी एफ वी आई टी एफ टी आई,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बस ये पता होना चाहिए कि सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या हैं। ये बताना ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम आई से एफ तक किस पाथ से पहुंचा। तो सो दैट्स वाई दिस एंट्रोपी चेंज द स्टेट प्रॉपर्टी, कि हमें सिस्टम की स्टेट से देख के पता चल जाएगा कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या है। हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम किस पाथ से इस स्टेट पे पहुंचा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे फॉर इरिवर्सिबल कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवर्सिबल के लिए हमने कैलकुलेट किया, इरिवर्सिबल के लिए हम करने वाले हैं इस फैक्ट की मदद से। ठीक है, कि एंट्रोपी चेंज हमारे पास स्टेट सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि सिस्टम किस रास्ते से पहुंचा है उस स्टेट के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम दिस लेक्चर। स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि एंट्रोपी चेंज क्या होता है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। पॉजिटिव तो आपने हमेशा पढ़ा है, जीरो कैसे होता है या नेगेटिव कैसे हो सकता है ये हम देखेंगे। नेगेटिव तो हो नहीं सकता एंट्रोपी का चेंज, ये आपने एंट्रोपी लॉ में पढ़ा। सेकंड है एंट्रोपी स्टेट प्रॉपर्टी, ये हमने प्रूव की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।